नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 से हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला में किया राज्य संग्रहालय का उद्घाटन। सैलानियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने के साथ साथ हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता से भी करवाएगा अवगत। नगर निगम चुनाव से पहले ही कई पूर्व और मौजूद कांग्रेसी पार्षदों ने जताई मेयर पद पर दावेदारी। डिप्टी मेयर हरीश जनार्था और डीएस वर्मा ने भी ठोका दावा। सोलन में किसानों को नहीं मिल रही समय पर यूरिया खाद। महंगे दामों पर निजी डिपुओं से खरीदने को है लाचार। कृषि विभाग का दावा, कोई कमी नहीं खाद की। एचपीसीए ने नॉर्थ जोन महिला क्रिकेट मैच के लिए महिला खिलाड़ियों का किया चयन। प्रतियोगिता से पहले धर्मशाला में लगेगा अभ्यास कैंप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को शिमला में राज्य संग्रहालय के नए बने भवन का उद्घाटन किया। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में यहां आने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होने के साथ साथ पुस्तकालय भी बनाया गया है। इस मौके पर धूमल ने कहा कि उनका मकसद है कि शिमला आए सैलानी यहां ज्यादा से ज्यादा गिनती में आने के साथ साथ हिमाचल की संस्कृति के साथ यहां रखी कलाकृतियों और आकृतियों को भी निहारें। राजधानी शिमला आने वाले पर्यटकों को अब करीबी से हिमाचल की संस्कृति, इतिहास, सभ्यता और कलाकृतियों, पांडुलिपियों को जानने और समझने का सुनहरी मौका मिलने जा रहा है। करीब 5 करोड़ की लागत से बने राज्य संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संग्रहालय में रखी वस्तुएं, कलाकृतियों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी और उनका उद्देश्य है कि शिमला में सैलानी ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। मैं चाहूँगा कि पर्यटन विभाग भी इसमें विशेष रुचि ले और जो भी पर्यटक यहाँ आए वो इस संग्रहालय तक भी पहुँचे। विश्व प्रख्यात जो पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं, चित्रकला की प्रदर्शनी है, पांडुलिपियाँ हैं, पुस्तकें हैं और अन्य देखने के योग्य जो वस्तुएं वो आकर यहाँ पर्यटक देख सके, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पर्यटक हिमाचल आए, शिमला आए तो ज़्यादा देर ठहरे। इस राज्य संग्रहालय के खुलने से बाहरी प्रदेशों से आए पर्यटकों के साथ साथ यहाँ पर रहने वाली नौजवान पीढ़ी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि समय के साथ साथ वो भी धीरे धीरे हिमाचल की पुरानी संस्कृति, रीति रिवाजों और साजों से करती जा रही है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे ही कांग्रेस के मेयर पद के दावेदार की फहरिस्त भी लंबी होती चली जा रही है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता व पार्षद सीधे मेयर का चुनाव लड़ने की हसरत पाले बैठे हैं। हालांकि मौजूदा महापौर मधुसूद पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो फिर से महापौर का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसी को देखते हुए डिप्टी मेयर हरीश जनार्था और पूर्व 1997 के डिप्टी मेयर डीएस वर्मा ने इस कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। मई महीने में होने जा रहा निगम चुनाव कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कारण है पार्टी का हर नेता और पार्षद अब कोई और चुनाव न लड़कर सीधे महापौर के चुनाव लड़कर इस कुर्सी पर विराजमान होना चाहता है। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है पार्टी से निष्कासित डिप्टी मेयर हरीश जनार्था का। पार्टी में वापसी होते ही उन्होंने बिना देरी किए मेयर पद की दावेदारी पेश कर दी। वैसे डेफिनेटली जैसे आपने पहले भी मेरे से भी ये बात पूछी है तो आई एम श्योर कि दैट आई विल बी फाइटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर जैसे जैसे समीकरण बनेंगे वक्त के मुताबिक। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे हैं हमने इस बार इन 5 सालों में हम ऑपोजिशन में थे और 5 सालों में हमारे साथ सरकार का ऑब्वियसली कोऑपरेशन नहीं रहा। और कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे और जो हमने शहर के लिए सोचा था, यहाँ तक कि JNURM के लिए जहाँ से हमारे पास एक सोर्स है, वो इतना बड़ा सोर्स है जहाँ से शहर के लिए मतलब करोड़ों रुपए आ सकता है, उसके प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाए। इसी तरह इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है 1997 में कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे डीएस वर्मा का भी। उन्होंने भी मेयर पद को पाने की लालसा आला कमान को बता दी है। इसी तरह कांग्रेस के लिए परेशानियों में लगातार इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कैलाश फेडरेशन में और पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ और कॉरपोरेशन में 10 साल में काउंसलर रहा हूँ, डिप्टी मेयर रहा हूँ।
मैं आज आपके माध्यम से मेयर के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। अगले 6 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में 2 अहम चुनाव होने हैं। पहला है शिमला नगर निगम का चुनाव और फिर है साल के अंत में विधानसभा का चुनाव। खैर, चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन सूबे की कांग्रेस पार्टी आजकल इन दोनों चुनाव के फ्रंट पर अंदरूनी तौर पर काफी परेशान है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री की दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ नगर निगम के मेयर पद पर भी एक के बाद एक कांग्रेसी और तो और पार्षद भी सीधे ही मेयर पद का चुनाव लड़ने की खुलेआम बात कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के पेशानी पर चिंता के बल पड़ गए हैं। अगर हार नगर निगम में होती है तो इसका प्रभाव दूरगामी होगा और कांग्रेस ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। सुप्रीम कोर्ट से आए आदेश के बाद अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में शिमला वासियों के पसीने छूट रहे हैं। वाहन मालिकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिल रही। आलम यह है कि कुछ को तो इसे लगाने के लिए पिछले 1 महीने से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साफ है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली जारी रहने से जनता को इसका खमियाजा अपनी कीमती समय देकर चुकाना पड़ रहा है। सड़क पर लंबी लंबी वाहनों की लगी ये कतार कोई टोल टैक्स बैरियर पर नहीं लगी, बल्कि ये सब वो चालक है जो कि अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर आए वाहन मालिकों व चालकों ने कहा कि आरटीओ महकमे की मेहरबानी से उन्हें नंबर प्लेट लगाने में पसीने छूट रहे हैं। उन्हें 2 से 3 महीने हो गए अपने फॉर्म फीस जमा करवाए, लेकिन नंबर प्लेट अभी भी नहीं लगी है। रोज रोज चक्कर काटने से उनका कीमती सामान व पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही में दफ्तर में काम करने वाले सरकारी बाबू उनके साथ बदतमीजी से भी पेश आते हैं। परेशानी है ना तो स्टाफ रख रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं, इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इतनी परेशानी की 200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, पुलिस वाले चलान कर रहे हैं, गाड़ी कहीं लगाने से। और इन लोगों का बिहेव इतना गंदा है कि पुलिस बदतमीजी से कुछ बात कर रहे हैं। हमें ये मालूम नहीं कि सरकार क्या कर रही है, क्यों इस तरह की बदसलूकी लोगों के साथ की जाती है। इतने लोगों को डेली के डेली इतनी हरासमेंट हो रही है, मारपीट हो रही है यहाँ पे। और ये जो है 4-4, 5-5 चक्कर लगाने पड़ते, गाड़ी नहीं खड़ी नहीं करते, पुलिस वाले चलाने की कोशिश करते हैं। मैं 9 तारीख को आया, 9 तारीख को कागज सबमिट करवाए। पहले 27 फरवरी को कागज फीस जमा कराई थी, उसके बाद 9 तारीख को कागज जमा सबमिट करवाए। 12 तारीख का टाइम दिया, 12 को आया, फिर 16 तारीख का टाइम दिया, फिर मैं 16 को आया, फिर 18 को आया, आज 19 तारीख आज फिर दोबारा आया। आज भी ये कह रहे हैं कि माई डॉक्यूमेंट स्टिल मिसप्लेस्ड। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ही ढूंढ रहा हूँ। मेरे बोलते हैं कि पहली बार आया, कहते हैं कि सर आप एक डेट पे आ जाइए, पर्टिकुलर डेट पे आ जाइए। उस डेट के बाद बोलते हैं कि आप हम अभी कंजेशन है, आप दूसरी डेट पे आइएगा। आज पेपर्स आर मिसप्लेस्ड। मतलब इट इज़ वेरी बैड, दिस इज नो वे। इस तरह काम करने का है तो आप सबलेटिंग करो। सबलेटिंग से हमारा काम की ठीक हो जाएगा, आपको भी आसानी रहेगी। मतलब 4-4 बार आप गांव से आ रहे हैं, 2-2 हज़ार का तेल कर रहे हैं, तो ना टाइम है किसी के पास, ना इतना इकोनॉमी किसी की सपोर्ट करती है। लोगों को हो रही दिक्कत पर आरटीओ दफ्तर के इंचार्ज सुरिंदर त्रिपाठी ने इस परेशानी का ठिकरा उल्टा वाहन मालिकों के सिर फोड़ते हुए कहा कि जनता उनके साथ सहयोग नहीं कर रही और कार्यालय में आकर वो खुद ही प्लेट खोजने लगते हैं, जिससे दिक्कतों का इजाफा ही होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। परेशानी है, थोड़ा सा पब्लिक भी सपोर्ट करे, क्योंकि पूरी जो भीड़ होती है वो अंदर आ जाती है। तो उसके लिए हम जो कर रहे हैं प्रॉपर, उसमें लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बस 250 मिनिमम हो जाए। जैसे जो आज फॉर्म सबमिट करते हैं उनका नेक्स्ट डे पूरा कंप्लीट हो जाए। हम लोग आए नहीं हैं, अभी हमारे पास कम से कम 4-5 हज़ार प्लेटें ऐसी बनी पड़ी हैं जिनको हम कॉल करते हैं कि तो वो कहते हैं कि ठीक है बन गई है, आके लगवा दें। करते हैं हमारे बंदे लगे, लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। हम लोग पूरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक एक करके बताते जाइए, हम आपका निकाल के दे रहे हैं। हमारे 3 बंदे वहाँ पे प्लेट निकालते हैं, 2 बंदे डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं, बाकी पूरा स्टाफ। आरटीओ महकमा चाहे लाख दावे करे, लेकिन चालकों की लंबी लंबी लाइनें ये बताने में काफी है कि प्रशासन के लचर प्रबंध और कार्यप्रणाली की त्रुटियां वाहन मालिकों की दुश्वारियों को बढ़ा रही हैं। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव पास आते ही सियासी दलों के साथ अब जनता भी अपनी रहती मांगों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में देहरा को जिला बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को स्वाभिमान रथ यात्रा का समापन हो गया। ये यात्रा करीब 125 ग्राम पंचायतों से गुजरी और देहरा को जिला बनाने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
देहरा उपमंडल को जिला बनाने की पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए 9 अप्रैल से शुरू हुई देहरा जिला बनाओ स्वाभिमान रथ यात्रा देहरा में समाप्त हो गई। अपनी 12 दिवसीय इस यात्रा में स्वाभिमान रथ उपमंडल के करीब 131 पंचायतों से होकर गुजरा और इस दौरान देहरा को जिला बनाने के चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 80,000 प्रत्यक्ष और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। इस यात्रा के संबंध में स्वाभिमान रथ यात्रा के संयोजक नितिन ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से चलाई गई थी और क्षेत्र के संगठनों, वर्गों और लोगों का इसमें अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा सहयोग मिला। इस यात्रा का मेन मकसद यही था कि आम जनमानस तक अपना संदेश पहुंचाएं कि देहरा को जिला बनाना है, क्योंकि सरकार का भी यही इशारा था कि जनता बोलेगी तो हम जिलों का निर्माण करेंगे। तो इसी मुहिम को हमने आगे बढ़ाते हुए एक गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से आम जनमानस तक इस आवाज को पहुंचाया। 9 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई। लगभग 131 जो पंचायतों का हमने सफर तय किया, 80,000 प्रत्यक्ष तौर पर हमारे पास लोगों का समर्थन है और इतना ही समर्थन हमारे पास अप्रत्यक्ष लोगों ने अपना दिया है। तो लगभग सभी संगठनों का, सभी जो भी यहाँ के वर्ग हैं, जो भी समाज के जो भी संगठन बने हुए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग हमें दिया। दरअसल कांगड़ा क्षेत्रफल के लिहाजा से एक बड़ा जिला है और इस जिले की आबादी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लोगों की काफी समय से ये मांग थी कि इस देहरा को जिला बनाया जाए। समय समय पर इसके लिए आंदोलन और ऐसे अभियान भी चलते रहे, लेकिन सियासत ने इन्हें सफल नहीं होने दिया। अब जबकि धूमल सरकार कांगड़ा में से 1 या 2 जिलों को बनाने की सोच रही है, तो यहाँ के जनमानस में भी देहरा को जिला बनाने की उम्मीद प्रबल होती हुई नजर आ रही है। गुलशन धनोहा, 7C हिमाचल आजकल। पर्यटन नगरी मनाली की सड़कों की हालत काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में है। सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में इन टूटे मार्गों से होकर गुजरने में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू के विधायक गोविंद ठाकुर ने कहा कि कुल 5 किलोमीटर की सड़क ही अब रिकार पेंटिंग होने से रह गई है और उसे भी जल्दी ही कर लिया जाएगा। धूमल सरकार को सड़कों की सरकार से भी जाना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिल स्टेशन मनाली के सड़कों की तस्वीर थोड़ी जुदा है। यहाँ पर सड़कों की बेहतर हालत करने के सरकार के दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक सीजन शुरू होगा और देश प्रदेश से सैलानियों का पहुँचना शुरू हो गया है। इस संबंध में जब कुल्लू के बीजेपी विधायक गोविंद सिंह ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम खत्म होते ही बर्फ ढलने लग गई है। 35-40 किलोमीटर की सड़क का हिस्सा ठीक हो चुका है और सिर्फ 5 किलोमीटर सड़क का हिस्सा ही खराब रह गया है, जिसको अगले कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया जाएगा। का बाजार, पत्रिकुल और फिर चौनी बिहाल ग्रीन टैक्स बैरियर से लेकर के मनाली तक, और लगभग केवल मात्र 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर सड़क की दशा अच्छी है, 5 किलोमीटर बीच खराब है। और अभी हमने इस सब के लिए धन का प्रावधान किया है। अब मौसम ठीक हो गया और इसलिए यहाँ पर जहाँ पर खड्डे बड्डे पड़े, सबको ठीक हम तुरंत करेंगे। फिलहाल विधायक की तरफ से इसे जल्द ही ठीक करने के दावे तो कर दिए गए हैं, लेकिन स्तरीय स्तर पर कब इन टूटी सड़क से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को निजात मिलेगी, ये तो PWD की मेहरबानी पर ही निर्भर करेगा। राज अग्रवाल, मनाली, 7C हिमाचल आजकल। राज्य सरकार प्रदेश में सड़क क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर तरजीह देने के साथ पिछले 4 सालों में 960 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। ये कहना है परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का। मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे ठाकुर ने हलियातर इलाके में एक जनसभा में कहा कि 250 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को इस साल के अंत तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। 4 सालों में सरकार ने 1000 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया है और ठाकुर मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन बेहतर सुविधाएं देने के साथ नई बनी सड़कों पर निगम बसें भी चलाई जाएंगी। दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस देश के लिए, जिसके लिए आदरणीय अटल जी ने 60,000 करोड़ रुपया दिया, जिसके माध्यम से आपकी आज श्यामल से हरियातर सड़क बनी है, जिसपे 1,60,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके लिए मैं आपको आज हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबरों का सिलसिला जारी है 7C हिमाचल आजकल में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में जाने के लिए अब सफर और भी आरामदायक हो जाएगा। इसके लिए आगे आया है हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम। HRTC किन्नौर जिले के कल्पा के लिए दिल्ली से अब सीधी वोल्वो बस चलाई जाएगी। इस संबंध में शिमला के तारघर से बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कल्पा दिल्ली शिमला दिल्ली वोल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय इलाके के लिए इस बस सेवा से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आज एक और कड़ी इसमें जुड़ी है। वैसे तो फ्लीट जो है ऑलरेडी HPTC का जो वोल्वो बसेज हैं लगभग 19 के करीब है। आज एक और पहल जो हुई है, ट्राइबल एरिया को भी टूरिज्म से जोड़ें और वो जो लोग आना चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में जो अनछुआ है उसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा जो है आज HPTC ने जो है यहाँ शुरू की है। इसके लिए मैं जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं सारे जो इसके पीछे जिसकी सोच है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पिछले 4.5 साल से अधूरा लटका पड़ा है। हालांकि बीजेपी ने सत्ता संभालते ही इस अस्पताल को 100 बिस्तर देने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित होकर रह गई। नए भवन का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। इस संबंध में कांग्रेस का कहना है कि सरकार और लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते ही इस अस्पताल का काम पूरा नहीं हो सका। यह है पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल। 2008 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही इस अस्पताल को 100 बिस्तरों का करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। यही नहीं, नई इमारत के लिए अस्पताल के पुराने भवन का एक हिस्सा भी गिराया गया, पर फिर भी मरीजों को नई इमारत की सुविधा प्रदान नहीं हुई है। इस बारे में जिला कांग्रेस प्रवक्ता NS नोटी ने कहा कि ये नया भवन 4 साल पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बनाया जाना था। इसके लिए केंद्र ने 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदेश सरकार को दी, पर स्थिति अब सबके सामने है। पांवटा साहिब क्षेत्र का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल, जिसके लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत पहली किस्त 60 लाख रुपए की आई थी और जिसमें 58 लाख रुपए केंद्र सरकार ने और 2 लाख रुपए एक टोकन अमाउंट के तौर पे प्रदेश की सरकार ने उसमें डाले। 60 लाख रुपए की पहली किस्त 2008 में आने के बाद इसका जो काम है बड़े कछुआ चाल से धीमी गति से शुरू हुआ। इसको पूरा करने का 2 वर्ष का जो समय दिया गया था, आज 2012 में 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इसका कोई कार्य शुरू नहीं हो चुका। इसके लिए 2 साल का टाइम दिया गया है और नवंबर में काम अवार्ड हुआ था। मार्च तक यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग खड़ी थी, यहाँ पर उनको डिसमेंटल करके मार्च में काम शुरू हुआ है ये, और इसके लिए 2 साल का पीरियड है। इस अस्पताल के न बनने से रोगियों और उनके साथ आए तीमारदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तरफ ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार का कोई ध्यान है। साफ है कि सरकार की काम के प्रति उदासीनता के चलते ही एक इमारत के बनने में 4 साल से ऊपर का समय लग गया। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई है कि सोलन में किसानों को इन दिनों खाद की भारी कमी सता रही है। किसानों का कहना है कि सरकारी डिपुओं पर उन्हें खाद नहीं मिल रही, इसलिए उन्हें निजी डिपुओं पर महंगी दर पर खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विभाग के पास काफी मात्रा में खाद उपलब्ध है। सोलन जिले के किसान आजकल काफी ज्यादा परेशान हैं। कारण है उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही। खरीफ सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है और सरकारी डिपुओं से किसानों को यूरिया 12-32-16, पोटेश और DAP खादें समय पर नहीं मिल रही। मायूस किसानों ने कहा कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही और मजबूरन उन्हें निजी डिपुओं में महंगे दामों पर इसे खरीदना पड़ रहा है। ये लोग खाद के बढ़ते दामों से भी काफी ज्यादा परेशान हैं। टमाटर, गोभी, मटर वगैरह लगाते हैं हम, टाइम पे हमारे को कभी खाद नहीं मिलती है। जब 12 की जरूरत होती है 12-16 की, तो हमें यूरिया मिल रही होती है। जब यूरिया की जरूरत होती है तो 12-16 मिलती है।
कोई भी खाद्य हमारे को टाइम पे नहीं मिलती है। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि खाद्य हमारे को टाइम पे उपलब्ध करवाई जाए। हमारे को खाद टाइम से नहीं मिल रही जी, ना तो बुआई के टाइम में खाद आती है टाइम, और ना ही गुड़ाई के टाइम में मिलती है। खादों के दाम बढ़ रहे हैं और छोटा जिम्मेदार तो इसको लेने के लायक रहा है नहीं, और इससे हमारी सारी खेती टाइम से ख़राब होती है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी सब्सिडी वैसी रखी जाए और टाइम से खाद। किसानों को दरपेश आ रही खाद संबंधी दिक्कतों पर कृषि विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमफेड के क्षेत्रीय कार्यालय में खाद का काफी स्टॉक है। अभी तक प्रदेश सरकार ने किसानों को जो सब्सिडी थी वो अभी अलाउ नहीं की है नई फर्टिलाइजर पॉलिसी में, और ये फुल कॉस्ट पर ये सारी खादें हिमफेड के गोदामों पर उपलब्ध हैं। प्रदेश की करीब 2/3 जनसंख्या की जीविका कृषि पर निर्भर है, लेकिन समय पर खादों और कीटनाशक दवाइयों की कमी होना अब आम बात हो गई है। इसलिए बागवानों और किसानों को इनके पीछे हर सीजन में भटकना पड़ता है। मनीष शारदा, सोलन, 7C, हिमाचल आजकल। हमीरपुर की बेल्ट आम की बम्पर पैदावार के नाम से भी मशहूर है, लेकिन अप्रैल महीने में हुई बेमौसमी बरसात और ओलों की बरसात के कारण आम और गेहूं पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, जिससे उसकी काफी फसल नष्ट हुई है। यही नहीं, इससे तापमान में भी बदलाव आने के साथ साथ इसका असर फलों की सेटिंग पर भी पड़ा है। बागवानी विभाग के आकलन मुताबिक इस बारिश और ओलावृष्टि से करीब 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अप्रैल के महीने में अचानक पड़ी बारिश और ओलावृष्टि से आम के साथ साथ गेहूं और दूसरी फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इससे इस बार जो आम की बम्पर फसल की उम्मीद लगाई जा रही थी उस पर पानी फिर गया। किसानों ने कहा कि करीब 30-35% आम की फसल का नुकसान हुआ है। जो पिछले दिनों कल अपने ओले पड़े, इससे काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर आम के लिए कुछ 30-35% जो आम की फसल के ऊपर नुकसान पड़ा है। यहाँ पे सरकार जो है हमीरपुर को एक आम का जिला देखने जा रही है और यहाँ पर आम के ऊपर ज़्यादा खेती कर रहे हैं लोग, परंतु जब इस अप्रैल महीने भी जो मौसम हुआ, एक हमारी 35 ईयर एज हो गई, परंतु हमने इतना ठंडा मौसम अप्रैल महीने में नहीं देखा है। तो मौसम एकदम करवट ली है और लोगों के जो गर्म कपड़े थे वो लोगों को फिर से निकालने पड़े हैं। ठंड सुबह शाम काफ़ी बढ़ गई है और बारिश से टेम्परेचर और गिरा है, और इस फसल से आम आदमी नहीं किसान भी प्रभावित हुए हैं। खासकर आम, नींबू और संतरे की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बारिश का व्यापक असर आम के फल के साथ साथ लीची, आड़ू, बादाम और नाशपाती के फूल और फल पर भी पड़ा है। बागवानी विभाग के जिला उद्यान मंत्री JS धीमान ने कहा कि इस ओलावृष्टि से किसानों का करीब 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और आगे ऐसा मौसम बना रहा तो फसल का नुकसान काफी ज्यादा होगा। ओवरऑल जो 13 से 15% तक हमने यहाँ इसमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ही लॉस जो है उसकी रिपोर्ट हमारे पास मिली है, और तकरीबन जो है 16 लाख के करीब जो है इसका जो लॉस है हमारे पास। पर आम की यहाँ बम्पर फसल होनी थी, जिसकी वजह से जो है लॉस भी मतलब अभी ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, पर आगे अगर ऐसा मौसम बना रहा तो लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आम की बम्पर फसल होगी, लेकिन आफत की बारिश ने उनके सभी अरमान धो दिए। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए बागवान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने नॉर्थ जोन महिला क्रिकेट मैच के लिए खिलाड़ियों का चयन कर लिया है। इसके लिए ऊना में शुक्रवार को ट्रायल आयोजित करवाए गए थे। महिलाएं क्रिकेट ट्रायल समिति के अध्यक्ष केशवेंद्र सिंह ने कहा कि इस ट्रायल्स में अंडर 17, अंडर 19 व सीनियर वर्ग के लिए लड़कियों का चयन किया गया। नॉर्थ जोन क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले इन चयनित लड़कियों का धर्मशाला स्थित हिमाचल क्रिकेट बोर्ड की अकेडमी में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।